विशेष घडामोडी आणि माहिती जाणून घेण्यासाठी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बातमीला लाईक करा। का परमिशन इजाज़त दी गई। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब जलसा होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तो जैसा हम हमेशा खुले मैदान में या स्टेडियम में करते उसी तरह एक जलसा होगा इंशाअल्लाह। अब इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से जो परमिशन दिया गया, मैं पहले से वक्त दे चुका था फारूक साहब को कि मैं सोलापुर आ जाऊंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौका दिया कि मैं यहाँ पर आ सका। आपने अभी सुना कि इम्तियाज़ जलील साहब ने, डॉक्टर गफ्फार क़ादरी साहब ने और जनाब फारूक साहब ने तमाम अहम बातों का जिक्र आपके सामने किया। और अभी इम्तियाज़ जलील साहब ने आपको बताया कि 11 दिसंबर के दिन इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए और महाराष्ट्र में वक्फ जायदादों की हिफाजत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम चलो मुंबई का एक ऐलान किए, जो 27 नवंबर को होना था, मगर हुकूमत की तरफ से हमको इजाज़तनामा नहीं दिया गया और हमारी दरख्वास्त को ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि कोविड है, फलां है। मगर हमने ये तय किया कि इंशाअल्लाह ताला अब 11 दिसंबर को ये चलो मुंबई का प्रोग्राम होगा, जिसका मकसद एक ही है कि महाराष्ट्र में जो मुसलमानों में जो 50 बिरादरियां हैं उनको रिजर्वेशन मिले और महाराष्ट्र में जो वक्फ की जायदादें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, उसका सही इस्तेमाल हो सके। ये दो अहम पॉइंट्स पर असेंबली के इंतखाबात हो रहे थे, तो उस वक्त भी मुझे यहाँ आने का मौका मिला और जनाब फारूक साहब की इंतखाबी मुहिम में मैं यहाँ पर आया था। आपको याद होगा कि पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की ज़बान पर, उनके कायदीन की ज़बान पर एक ही जुमला था कि मजलिस को वोट मत दो, मजलिस को वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की कामयाबी होगी। ये आपने सुना था या नहीं सुना था? और हर महाराष्ट्र में पूरा एक मंसूबाबंद तरीके से ये दोनों कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये औले जौलों की जोड़ी पूरे महाराष्ट्र में सब जगह यही जाते थे, जहां पर मुसलमानों के इलाकों में जाते वहां पर ये बात जरूर कहते कि मजलिस को वोट मत दो, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी को फायदा होगा। और बाज हमारे मासूम मुसलमान भी थे, आज भी हैं, जो इनके झूठ को यकीन कर लेते हैं और ये कहते हैं कि हाँ बीजेपी और शिवसेना को रोकना है और इसीलिए मजलिस को वोट नहीं देंगे। और उसका नतीजा हुआ भी। सोलापुर में हमारे बाज मुसलमान भाइयों ने इस झूठ को सच समझा और उस रिवायत को बरकरार रखा उन मुसलमानों ने कि पिछले 60 साल से न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि मुल्क के मुसलमानों से हमेशा जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उन्होंने मुसलमानों को सबसे बड़ा धोखा दिया। इलेक्शन तो हो गया, नतीजा भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ा मुतमईन हूं कि मजलिस के उम्मीदवार ने ये कहकर शोलापुर के अवाम का दिल दोबारा जीत लिया
कि आपने मुझे इतनी हजारों की तादाद में वोट देकर मुझे खरीद लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी बात है कि किसी एक सियासी पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी नहीं होती है, मगर वो आपकी वोट और आपकी मेहनत और दुआओं का इस तरह से पूरे इखलास और खुलूस के साथ शुक्रिया अदा करता है, और ना सिर्फ जबान से इस बात का इकरार किया, बल्कि मैंने बहुत ही कम ऐसे सियासी जिम्मेदारों को देखा जो इलेक्शन में शिकस्त के बावजूद भी आवाम के दरमियान में रहते और आवाम का काम करते रहते हैं, जिसमें काबिल जिक्र हमारे फारूक शाब्दी साहब हैं। अल्लाह उनके जज्बे को सलामत रखे। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने बार बार सिर्फ यही कहा था, असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है और बीजेपी शिवसेना को वोट मत दो वरना मोदी आ जाएगा। यानी हमको बी टीम बना दिए, इल्जाम तो लगाए, मगर जब इलेक्शन का नतीजा निकला तो अचानक ये तमाम के तमाम एक जगह जमा होकर बोले, अरे हम और तुम तो एक है ना, हम और तुम तो एक है। एक का नाम राहुल है, एक का नाम पवार है, एक का नाम ठाकरे, अपन एक है, एक हो जाएंगे। एक हो गए। और मैं तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा था कि देखो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता वो रिश्ता है जिसको रब्बे कायनात ने कलमे की बुनियाद पर जोड़ा, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। मगर तुमने मेरे पैगाम को नहीं समझा, अगियारों ने एक होकर तुम्हारे मुंह पर एक तमाचा मारा। वो एक हो गए। क्यों एक हुए? इख्तिदार हासिल करना था, ताकत हासिल करना था। और वो मुसलमान जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के झूठ का शिकार हो गया, मैं उनसे पूछ रहा हूं, बताओ तुम्हारे पास मेरे इस सवाल का क्या जवाब है? बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब है? क्या तुम जवाब दे पाओगे? क्या तुम अपने ज़मीर को जवाब दे पाओगे? क्या तुम अपने आप से मुतमईन हो कि जिसका तुमने साथ दिया वो शिवसेना को महाराष्ट्र के इख्तिदार की कुर्सी पर लाकर बिठा दिया? क्या शिवसेना सेकुलर पार्टी नहीं है? शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की तरह एक कम्युनल पार्टी है, थी और रहेगी हमेशा। ये शिवसेना कोई सेकुलर पार्टी नहीं है। और ये सेकुलरिज्म के गुलाम जिनके दुम छल्ले बनकर फिरते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के और कांग्रेस के, तुम सर्टिफिकेट दोगे कि कौन सेकुलर कौन कम्युनल है। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं कि इन्हीं की सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है। ना मजलिस को जरूरत है, ना मुसलमानों को जरूरत है, ना दलितों को जरूरत है, ना हर उस सेकुलर जहन रखने वाले शख्स को जरूरत है। कौन है ये लोग कि इनके साथ आ जाएगा तो सेकुलर और इनके साथ नहीं आएगा तो कम्युनल? अरे तुम क्या दुकान चला रहे हो कि नोटरी की कोर्ट के सामने के तुम स्टैंप मार के दोगे तो सेकुलर हो जाएगा? शिवसेना का सेकुलर है? बताओ शरद पवार साहब, बताओ राहुल गांधी, क्या शिवसेना सेकुलर है? और तुम सारी दुनिया के सामने जाके कहते हो कि मजलिस को वोट मत दो। क्या तुम भूल गए 92 में क्या हुआ था मुंबई की सड़कों पर? क्या तुम भूल गए श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को? क्या तुम भूल गए उन तमाम नफरत भरी तकारीर को? बयान करना शुरू करूं मैं, एक एक चीज, एक एक जुमला याद है, मगर ये लोग अपने इख्तिदार को बचाने के लिए, अपनी दौलत को बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। अच्छा, तरफे तमाशा तो ये है, राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले अजीत पवार 48 घंटे के दूल्हे भी बन गए थे। 48 घंटे का कोई दूल्हा बनता है? अजीत पवार और फडणवीस मिलकर शादी कर लिए। अब इसमें दुल्हन कौन थी नहीं मालूम, पवार साहब बताएंगे। हम तो दूल्हे भाई हमेशा के लिए, हमको नहीं मालूम। 48 घंटे के लिए अचानक सुबह सुबह दौड़ रहे हैं।
तू मुख्यमंत्री में डिप्टी, और फिर पूरे फाइल गायब, पूरी फाइल गायब। और फिर बाद में सेकुलर हो आते हैं, नहीं 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 वो गंदा है फडणवीस, बीजेपी है। और फिर उद्धव ठाकरे को बोलते नहीं नहीं दूध का धुलावा, शिवसेना अच्छी है। अब जाके कोई पूछेगा इनसे, जवाब दो, ये क्या ड्रामा किया तुमने? अगर कोई मुसलमान राष्ट्रवादी कांग्रेस का निकलकर किसी और पार्टी में आ जाता, मिसाल के तौर पर मंजलिस में आ जाता है, तो उसको बोलेंगे गद्दार है, निकाल के फेंकेंगे उसको, पुलिस पीछे लगा देंगे। नहीं, ये कैसा आ रहा है, मंजलिस में कैसे दाखिल हो रहा है? मगर आपके घर वाला जाकर बीजेपी को सपोर्ट करता है तो कुछ नहीं होता। ये क्यों बता रहा हूं कि आपको समझना है, महाराष्ट्र के मुसलमानों को समझाने के लिए, महाराष्ट्र के सेकुलर जहन रखने वाले लोगों को समझाने के लिए। हर बात पे कहते हैं मजबूरी है, कहे की मजबूरी बताओ मेरे को, कहे की मजबूरी है, यानी हम सब भूल जाए और तुम जो फैसला करोगे हम गुलामों की तरह, कैदियों की तरह तुम्हारे में हाँ मिलाते रहे। शिवसेना को तुमने सेकुलर बना दिया और मंजलिस को तुमने कम्युनल कह दिया, क्या इनका मामला है? और ये तीनों की, ये 3-1 की सरकार, 3-3 मिलके सरकार चला रहे हैं और फिर बोल रहे नहीं सेकुलरिज्म को बचाना है। कौन सा सेकुलरिज्म बचाएंगे? क्या ये बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने असेंबली में खड़े होकर नहीं कहा था, इम्तियाज साहब अभी हालिया दिनों में कहा था ना मंदिर के बारे में, मस्जिद के बारे में, मुख्यमंत्री है, बताओ कांग्रेसियों राष्ट्रवादियों तुमको शर्म नहीं आती कि तुम्हारा ताईद का एक चीफ मिनिस्टर खड़े होकर कहता है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। शर्म आनी चाहिए लोगों को। याद करो मुसलमानों, जब मैं तुमसे कह रहा था, याद करो मैं जब तुमसे पुकार कर कह रहा था, तुमसे भीख मांग रहा था और आज भी मांग रहा हूं कि अब तुम इन पर भरोसा मत करो, अपने आप पर करो, अल्लाह पर करो और अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। और आपका मामला यह है कि हमारी तकरीर सुन लिए, थाली मार दिए, आंख में 2 खतरे आंसू के आ गए, आपने मुझ पर खैरात बरसा दी और घर को जाकर नहीं अब सुबह में देखेंगे। नहीं, बदलना है। इनको पहचानो, आप इनको पहचानो, अपने इख्तिदार के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी जेबों को भरने के लिए, अपने करप्शन के स्कैंडल्स को छुपाने के लिए इन्होंने सेकुलरिज्म को खत्म नहीं बल्कि दफना दिया। महाराष्ट्र में दफना दिया सेकुलरिज्म को कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने। अब क्या बोलेंगे? मोदी को रोकना है। मेरे दोस्त, कब से फर्क पैदा हो गया बीजेपी शिवसेना में? कब से फरक पैदा हो गया? रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा वापर करूया, यंदाचा उन्हाळा सुसह्य करूया। पावसाच्या पाण्यापासून रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पद्धतीनं जवळपास 50,000 लिटर पाण्याची आपण बचत करू शकतो। 5 लोकांच्या कुटुंबाला दरवर्षी 5,000 ते 10,000 लिटर पाण्याची गरज असते। छतावर कनेक्शन देऊन पाईप मध्ये थोडेसे बदल करून आपण या पद्धतीचा वापर करू शकतो। चला तर मग आपल्या या वाया जाणाऱ्या पाण्याचा पुनर्वापर कसा करता येईल ते पाहूयात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या माध्यमातून। तेव्हा आजच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प समजावून घेऊया आणि पावसाच्या पाण्याचा होणारा अपव्यय टाळूया। जाणून घेऊयात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कसं करावं। आपल्या घराच्या छतावर पावसाचं पाणी एकत्रित करण्याची सुविधा करा। छतावरून स्टोरेज टँक कडे येणारे सर्व पाईप जोडा। एकत्रित केलेले पाणी स्टोरेज टँकला जोडा। या पाईप मध्ये फिल्टर जोडणे आवश्यक आहे। पर्कोलेशन टाकीत आउटलेट उपलब्ध करून द्या। ओव्हरफ्लो झालेल्या पॉइंट करता
पर्कोलेशन पीठ उपलब्ध करा, जेणेकरून भूजल भरण्यास मदत होईल.